मच्छर बैठता है फर्स्ट इन्फेक्शियस मॉस्किटो, ये हमारे खून को चूसता है और बदले में हमारे इधर क्या छोड़ के जाता है, स्पोरोजॉइड। और स्पोरोजॉइड क्या होते हैं, बेबीज होते हैं, बेबीज ऑफ प्लाज्मोडियम। सही है, जैसे पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है तो इंडिया के कमांडोज तैयार होते हैं, कुछ कमांडो मेमोरीज बना लेते हैं कि यार ऐसे ऐसे कमांडो थे पाकिस्तान के आए थे, साइड पे हो जाते हैं। और कुछ होते हैं एक्शन, वो उन पाकिस्तान के कमांडोज को तुरंत मार देते। बात समझे कि नहीं? अब मेमोरी वाले रहते कि अगर दूसरी बार कभी पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो तुरंत पकड़ के उनको मार देंगे। का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वाई है, देखा ना, ये वाई। और इस वाई मतलब यास्मीन के दो बॉयफ्रेंड है, एक ये बॉयफ्रेंड है, एक ये बॉयफ्रेंड है। जब कभी भी आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो, बॉडी में एक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, क्या, एंटीजन। और एंटीजन ऐसा है जो वीक है, ये क्या किया, वीक है। जैसे इंट्रोड्यूस होता है ये WBC आपके क्या बनाते हैं, दैट इज एक ये बनाएंगे एक्शन सेल और एक ये क्या करते हैं, बनाते हैं मेमोरी सेल। अपना जेनेटिक मटेरियल इधर डाल देता है और इस सेल को क्या करता है, ईट करता है। इस सेल को क्या करता है, ईट करता है। इस सेल को या T4 सेल को या इस WBC वाले सेल को खा के रख देता है। मतलब हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है ਤੁਹਾਡਾ? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर, बहुत अच्छे से चल रही है प्रिपरेशन, हाँ के ना? कमेंट सेक्शन में बताओ प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, आप दिन के कितने घंटे पढ़ रहे हो। बशीर साहब, नाजिया जी, बख्शी जी, मुदस्सर जी, रोहल जी, करण जी, सरदीप सिंह, सब बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको किस चीज की जरूरत है, प्लीज बताओ ताकि मैं आप सबकी सब जरूरतें पूरी कर सकूं। कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। सर क्या ह्यूमन एंड क्या आप ज़ूलॉजी बॉटनी 2 दिन में कंप्लीट करोगे? हाँ मेरा बच्चा, 2 दिन में हम ज़ूलॉजी बॉटनी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक पेपर दूंगा, जो पेपर आपको अच्छे से करना होगा, और फिर आप मुझे अपनी आंसर शीट टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं एक और प्यारा चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। दिल से पढ़ाऊंगा, बायो के भी नंबर आपके 70 में से 70 आएंगे, पेपर यहीं से आएगा। दिल से बख्शी, दिल से, जिस तरह से मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, प्लीज आप भी दिल से पढ़ना। दिल को गोली मारो, दिमाग से पढ़ना, अच्छे से सोच समझ के पढ़ना। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे। मेरा पहला टॉपिक है 100 करोड़ का, दैट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? सिंपली हेल्थ का मतलब यह होता है कि जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकली मतलब देखने में, सोशली बात करने में और मेंटली दिमागी तौर से फिट होगा तो हम बोलेंगे कि इंसान हेल्थी है। हेल्थ की बेस्ट डेफिनेशन यही है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। जैसे वजाइद सर है, वो क्या है? हेल्थी है। और डिजीज मतलब, डिस मतलब होता है नॉट, इज मतलब आसानी, वो आसानी में नहीं है। मतलब अगर मुझे डिजीज है तो मैं आसानी में नहीं है। जैसे मुझे जुकाम हो तो मैं बार बार ऐसे करूं तो मेरे लिए आसानी खत्म होगी, मेरा पूरा ध्यान मेरी नाक की तरफ होगा कि ओ हो क्या हो गया। कभी बीमारी लगी, जैसे गुर्दों में कोई बीमारी लगी तो इंसान कैसे गमगीन हो जाता है, ओए मेरे गुर्दे उठ गए। कहीं टांगों में दर्द हो माँ बाप को तो किस तरह से उनका पूरा ध्यान उधर होता है। डिसीज में होता है डिस, आसानी, ईज मतलब आसानी, डिस मतलब नॉट आसानी, ठीक है। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट फिजिकली मतलब बॉडी उसकी अच्छी नहीं है, दिमागी तौर से कहीं और है और सोशली तौर पे भी कहीं और है, तो हम क्या बोलेंगे कि पर्सन को क्या है, बीमारी लगी है या डिजीज्ड है वो।
अच्छा सर ऐसे बोल सकते हैं फिजिकली फिट हो बट मेंटली नॉट फिट हो, तो क्या वो भी डिजीज है? हाँ, मतलब बॉडी अच्छे से फिट है बट दिमागी तौर पे उसका ध्यान कहीं और होता है, तो वो भी क्या होगा? डिजीज होगा। अब क्या है? अब है टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज, बहुत तरह से हम डिजीज को कैटेगराइज करते हैं। उनमें से एक तरीका है कि वो डिजीज स्प्रेड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिजीज स्प्रेड हो रही है हम उसको बोलेंगे इंफेक्शियस डिजीज, या उसका दूसरा नाम क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या होता है कि डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब अगर जुकाम एक इंसान को लगा तो दूसरे इंसान को भी लग सकता है। जैसे क्लास में अगर एक बच्चे को जुकाम हो, वो छींक करे, स्नीज करे, तो पूरी क्लास को जुकाम लग सकता है। तो कम्युनिकेबल या इंफेक्शियस डिजीज जैसे एड्स या कॉमन कोल्ड। एड्स आपको पता है, आगे आगे इस पे मैं पूरी डिस्कशन करूंगा इसी चैप्टर में एड्स पे। कॉमन कोल्ड होता है जैसे सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है। नॉन इंफेक्शियस डिजीज कौन सी होगी? इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। डिजीज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यह बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं जाती। जैसे कैंसर अगर मुझे हो तो जरूरी नहीं है मेरे घर में हर किसी को कैंसर हो जाए, ये फैलती नहीं है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फिर डिजीज को एक और तरीके से कैटेगराइज करने का तरीका है कि अगर डिजीज पेरेंट से मिल रही है, अगर डिजीज पेरेंट से मिल रही है तो वो होती है इनहेरिटेड डिजीज, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। जैसे हीमोफेलिया, अगर मुझे हीमोफेलिया है तो हो सकता है कि मेरे बच्चे को भी हीमोफेलिया हो। हीमोफेलिया मतलब एक बार कट लगा तो खून बह बह के उसकी नदियां बिर जाएंगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो हीमोफेलिया मां बाप से मिलती है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब आप अपनी आंखों से कलर को डिस्टिंग नहीं कर सकते, तो अगर आपको है तो आपके बच्चों में भी वो डिजीज हो सकती है। एक्वायर्ड मतलब विच इज नॉट इनहेरिटेड, मतलब लाइफ के दौरान आपको कोई बीमारी लगी, जैसे एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, टीबी होगी, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो एक्वायर्ड हैं। जो क्या है? एक्वायर्ड। फिर मुझे ये बताना, फिर एक और तरीका है डिजीज को डिफाइन करने का या डिवाइड करने का, या उसके टाइप से एक और बेसिस पे डिजीज की और टाइप से। ड्यूरेशन, वो बीमारी जो छोटे वक्त के लिए हो, वो बीमारी जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो। जैसे कॉमन कोल्ड 2 से 3 दिन, और क्रोनिक कौन सी होगी? जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, जैसे कैंसर लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अच्छा, व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन क्या है? या द ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिजीज, वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करता है। जैसे अगर आपको याद हो बचपन में मलेरिया पड़ा था, तो मलेरिया एक बीमारी है जो कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक क्या है? प्रोटोजोन है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक बीमारी लगती है जिसको बोलते हैं मलेरिया, और इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में लाने वाला एक मॉस्किटो है, और इस मॉस्किटो को बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर वो चीज होती है, या व्हीकल वो चीज होती है जिस पे चढ़ के डिजीज कॉजिंग पैथोजन बॉडी में आए। जैसे नदी नाले में होता है मच्छर, मच्छर के गले में पैदा होता है प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम जब मच्छर हमें बाइट करता है तो वो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारी बॉडी में जाता है। मतलब वो जो पैथोजन था वो जिसके जरिए आया और जिसके जरिए आपकी बॉडी में जाएगा वो क्या है? दैट इज वेक्टर। अच्छा, कुछ कॉमन डिजीज हैं जो इंसानों में पाई जाती हैं। जैसे ये पहली 2 डिजीज जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया इनको कॉज करता है। जैसे टाइफाइड, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को खराब कर देता है, आपकी बावल मूवमेंट खत्म हो जाती है, पेट में बड़ा दर्द रहता है, पॉटी करने में दिक्कत आती है। जब सुबह सुबह पॉटी करने जाओ तो बड़ी दिक्कत आती है, बुखार होता है। इसका टेस्ट किया जाता है थ्रू अ विडाल टेस्ट। इसी तरह से निमोनिया है, निमोनिया भी एक बैक्टीरिया काज करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें भी बुखार होता है, खांसी होती है, हेडेक होता है और फीवर होता है। ये इसका क्या है? सिम्टम। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड काज्ड बाय वायरस,
और वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। और इसमें क्या होगा, आपकी नाक हमेशा क्या करती रहेगी, बहती रहेगी। ठीक है। मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में कौन लाता है, मच्छर, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस उस मच्छर का नाम है। फीवर होता है, खून की कमी आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी। प्लाज्मोडियम क्या है, पैथोजन है, और इसको हमारी बॉडी में एक वेक्टर लाएगा जो क्या है, फीमेल एनोफिलिस। अच्छा, मलेरिया को अच्छे से पढ़ना। देख, होता क्या है कि ये हमारी स्किन है ना, ये हमारी स्किन है, इसमें आके मच्छर बैठता है, इसमें आगे क्या करता है, मच्छर बैठता है। जब मच्छर बैठता है, फर्स्ट इन्फेक्शियस मॉस्किटो, ये हमारे खून को चूसता है और बदले में हमारे इधर क्या छोड़ के जाता है, स्पोरोजॉइड। और स्पोरोजॉइड क्या होते हैं, बेबीज होते हैं, बेबीज ऑफ प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। फिर फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्शन होगी, फिर ये जो स्पोरोजोइड होते हैं ये इन्फेक्टेड लीवर में जाते हैं और लीवर के सेल को खाते हैं, लीवर के सेल को क्या करते हैं, खाते हैं। इसकी वजह से हमारा लीवर भी क्या हो जाता है, कमजोर। फिर लीवर से किधर जाते हैं, आरबीसी के सेल्स को भी खाते हैं, आरबीसी के सेल्स को भी क्या करते हैं, खाते हैं। जब आरबीसी के सेल्स को खाते हैं, वो जो स्पोरोजोइड है वो बड़े हो चुके हैं अब, और वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम अब क्या करेगा, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन करता है, और यहां पे एक है और एक से बहुत सारे बच्चे बनाता है। ठीक है। फिर दोबारा कोई मच्छर हमारा खून चूसता है, तो हमारे खून में प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। यहां से मच्छर प्लाज्मोडियम दोबारा अपने मुंह में लेता है और दोबारा किसी सेकंड पर्सन की स्किन पे जाके बैठता है, और फिर इसी तरह से इंफेक्शन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इंफेक्शन जो प्लाज्मोडियम आया था वो किस किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, एक तो आपके लीवर को अफेक्ट करता है और दूसरा आपके आरबीसी को अफेक्ट करता है। इसको खाता है, खा के वहां पे ही बच्चे पैदा करता है। व्हाट इज स्पोरोजोइड, स्पोरोजोइड प्लाज्मोडियम का ही बच्चा होता है। अच्छा, फिर उसी तरह से एमीबियोसिस कॉज करता है, एक प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन पता है ना, प्रोटिस्टा में पढ़ा था, एंटमीबा हिस्टोलिका। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में से वो लार्ज इंटेस्टाइन को ज्यादा अफेक्ट करता है, और इसके दौरान आपको क्या होता है, फीवर होता है और पॉटी भी करने में दिक्कत होती है। एस्कैरिस एक नीमाटोड है, नीमाटोडा से बिलोंग करता है। फाइलम नीमाटोडा पता है ना कहां पे, एक ऑडेक्स में पढ़ा था, दैट इज एस्कैरिस लंब्रिकॉइड्स। और ये इनफेक्ट किसको करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। फिलैरिस या एलिफेंटियासिस, ये भी नीमाटोड ही, ये भी एक क्या, नीमाटोड ही कॉज करता है, नीमाटोडा। ये वाला एस्कैरिस बेनक्रॉफ्टी ही नीमाटोडा है। मतलब नीमाटोड एक बड़ा ग्रुप है, उसमें मेंबर है एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स। वैसे नीमाटोडा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें मेंबर है वचखीरेरा बेनक्रॉफ्ट। ये क्या करता है, जब इन्फेक्शन करता है तो आपकी जो एक टांग है उसको मोटा कर देता है। देख, एक टांग को हाथी जैसा कर दिया है, लेग मोटी हो गई है, एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ द लेग। इवन के आपका जो टेस्टिस होता है वो भी सूज जाते हैं, और इससे आपकी टेस्टिस में इन्फेक्शन हो सकता है और आप पूरी उम्र के लिए इनफर्टाइल हो सकते हो, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। फिर है रिंग वॉर्म को कॉज करने वाला एक फंजाई है, और फंजाई का नाम क्या है, दैट इज माइक्रोस्पोरम। जब कभी भी ये अफेक्ट करती है तो आपके स्किन को अफेक्ट करती है, स्किन में लीजन्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इसको अपनी लैंग्वेज में आप दद्दर भी बोलते हो। ठीक है। उसके बाद है इम्यूनिटी। अच्छे से आराम से सुनना, व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर अ होस्ट टू फाइट विद द डिजीज या पैथोजन। मतलब ये पूरी एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कि वो बड़े अच्छे से लड़ सके आने वाले पैथोजन को। बात समझिए नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में हैं, बाहर की कंट्री मतलब पाकिस्तान हम पे हमला करती है, तो इंडिया के पास कितना पोटेंशियल है कि उसके साथ फाइट कर सके, वो इंडिया की क्या है, इम्यूनिटी है। जैसे मेरी पूरी बॉडी एक कंट्री है, बाहर से कोई बैक्टीरिया और वायरस आके मेरी बॉडी पे अटैक करता है, तो मेरी बॉडी में
क्या ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो बाहर के बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स उनको अफेक्ट कर सके। इम्यूनिटी दो तरह से हो सकती है। एक ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ ही मिलती है, जैसे बाय बर्थ मुझे ये स्किन मिल रखी है, और स्किन क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर वाले बैक्टीरिया से बचाती है। इनेट बाय बर्थ है, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है। और दूसरी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, लाइफ टाइम में अपनी बॉडी के में एडजस्ट करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये हमें अपने मां बाप से नहीं मिलती, ठीक है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम में हम इसको अपनी बॉडी में एक्वायर्ड कर लेते हैं। समझ आया कि नहीं है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ये बाय बर्थ होती है, बर्थ से ही। जैसे फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर जैसे आपको सामने दिख रहा है, स्किन है ना, स्किन है जो आपको बाहर के डस्ट से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाती है। मेरे मुंह में जो थूक है ना, थूक भी क्या करता है, मुंह खुला हो तो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है ना, बट ये थूक क्या कर सकता है, उस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई केमिकल, जैसे हमारे स्टोमक में एसिड होता है, मुंह में स्लाइवा होता है, और ये टेयर्स भी होते हैं। ये तीन ऐसे केमिकल्स हैं, एसिड इन स्टोमक, स्लाइवा इन माउथ एंड टेयर्स इन माई आईज। ये भी क्या करते हैं, आने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। फिर है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब जो हमारे खून के अंदर सबसे तगड़े सेल्स हैं जो इम्यूनिटी में मदद करते हैं, और ये हमें बचपन से हैं, दैट इज WBC, ठीक है। ये हमारी बॉडी की आर्मी है। ये बॉडी, जैसे आपको इंडिया में आर्मी दिखती है ना, वैसे हमारी बॉडी की आर्मी क्या है, WBC। अच्छा, साइटोकाइन, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं सिक्रेटेड बाय द सेल, जो क्या करते हैं, आने वाले बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। बात समझिए। इनेट कौन सी होगी, जो बाय बर्थ मिले। फिजिकली मतलब जैसे स्किन होगी। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई केमिकल हो गया, एसिड हो गया, स्लाइवा हो गया, टीयर्स हो गए। सेलुलर बैरियर मतलब हमारी बॉडी में WBC होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो आने वाले बैक्टीरिया को खा के रख सकते हैं। साइटोकाइन मतलब कोई ऐसा प्रोटीन जो आने वाले बैक्टीरिया को खा दे या मार दे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरी तरह की इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये वो इम्यूनिटी है जो डेवलप्ड होती है, द इम्यूनिटी विच वी डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ। मतलब अपनी लाइफ में जो इम्यूनिटी ये डेवलप्ड करते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब वो इम्यूनिटी जो हमारे अंदर डेवलप्ड होती है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। ये हमें बचपन में साथ में नहीं होती। समझ आएगी नहीं है? मान के चल के आपको पैथोजन है कोई, वो आपके WBC पे अफेक्ट करता है। पैथोजन कोई भी वायरस हो गया, चिकन पॉक्स वायरस हो गया, वो आपके WBC पे अफेक्ट करता है। पहली बार जब अफेक्ट करता है ना, तो ये दो तरह के सेल बनाता है, एक बनाता है एक्शन सेल और दूसरा बनाता है मेमोरी सेल। ये एक्शन सेल क्या करता है, उसी वक्त चिकन पॉक्स वायरस को किल कर देता है, और फिर बनाते हैं ये मेमोरी सेल। मेमोरी सेल इसलिए बनते हैं कि इन फ्यूचर अगर दोबारा CPV ने या चिकन पॉक्स वायरस ने अफेक्ट किया तो हम उस वक्त इस CPV को मार देंगे। जब पहली बार चिकन पॉक्स वायरस ने अफेक्ट किया तो टाइम लगा, एक्शन सेल बने, मेमोरी सेल बने, एक्शन सेल्स ने CPV को मारा। और मेमोरी सेल इसलिए बने कि इन फ्यूचर अगर CPV दोबारा आता है तो तब ये मारेगा। और ये मेमोरी सेल्स तभी बने जब लाइफ में एक बार CPV आया था, दूसरी बार आएगा तो तब एक्शन सेल नहीं बनेंगे, ये पहले से ही मेमोरी सेल बने होंगे, वे तुरंत CPV को मार देंगे, चिकन पॉक्स वायरस को मार देंगे। ये वैसा ही है जैसे पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है तो इंडिया के कमांडोज तैयार होते हैं। कुछ कमांडो मेमोरीज बना लेते हैं कि यार ऐसे ऐसे कमांडो थे पाकिस्तान के, आए थे, साइड पे हो जाते हैं। और कुछ होते हैं एक्शन, वो उन पाकिस्तान के कमांडोज को तुरंत मार देते। बात समझेंगे नहीं? अब मेमोरी वाले रहते कि अगर दूसरी बार कभी पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो तुरंत पकड़ के उनको मार देंगे। पहली बार WBC एक्शन मेमोरीज बनाएगा, बट दूसरी बार ये वाले मेमोरीज काम करेंगे। बात समझे कि नहीं है? ये मेमोरी सेल्स तभी बने थे जब लाइफ में
सीपीवी ने डब्ल्यूबीसी पे अटैक किया था। चलो ओके, अब है एंटीबॉडीज। क्या होता है एंटीबॉडीज? याद रखना, द एंटीबॉडीज आर द मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज कुछ मॉलिक्यूल्स है विच आर सिक्रेटेड बाय डब्ल्यूबीसी। एंटीबॉडीज कुछ मॉलिक्यूल हैं जो सिक्रेट करते हैं डब्ल्यूबीसी टू किल द बैक्टीरिया या टू किल द पैथोजन। बात समझे कि एंटीबॉडीज वो प्रोटीन से या वो सब्सटेंस है जो डब्ल्यूबीसी सिक्रेट करता है ताकि बैक्टीरिया को या पैथोजन को मारा जाए। ठीक, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये वाई है, दिखा ना ये वाई, और इस वाई मतलब यास्मीन के दो बॉयफ्रेंड है, एक ये बॉयफ्रेंड है, एक ये बॉयफ्रेंड है। जब कभी भी आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे वहां पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन देखोगे जिसमें 2 हैवी होंगी और 2 लाइटर चेन्स होंगी, है ना। ये येलो वाली हैवी है 2 और ये वाली क्या है? लाइटर है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी ऐसे, इसके बीच में और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये आपको एस दिख रहा है, मतलब सल्फर की अटैचमेंट है इस हैवी पॉलीपेप्टाइड के साथ। बस इतना याद रख लेना कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, बीच में वाई होता है, यास्मीन 2 बड़ी होती है हैवी, और ये बॉयफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड दैट इज छोटी चेन्स होती है। हमारी बॉडी में बहुत तरह की एंटीबॉडीज निकलती हैं, जैसे IgA, IgB, IgE, IgG, IgD। इन सब का काम क्या है? इन सब का काम है टू किल द पैथोजन। ठीक है, अच्छा, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कैसे करती है? इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कैसे करती है? इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या हो गया? ये 2 तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, या ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें क्या होगा? जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है, ठीक है, ये पैथोजन गया, इसको जैसे ही हमारा डब्ल्यूबीसी देखता है ना, ये कोई प्रोटीन बनाएगा, ये कोई क्या बनाएगा? प्रोटीन, और ये प्रोटीन उठेगा और इसको क्या कर देगा? किल कर देगा। इसको बोलते ह्यूमरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्स करती है? या तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स है या सेल मीडिएटेड है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होगा? ह्यूमरल रिस्पॉन्स में क्या होगा कि पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया, डब्ल्यूबीसी ने देखा, प्रोटीन बनाया और प्रोटीन ने इस पैथोजन को मार दिया। सेल मीडिएटेड में क्या होगा कि पैथोजन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करता है, वो आपकी बॉडी में गया, यहां पे डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी ने इस पैथोजन को ईट कर लिया, खा लिया। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। बात समझ आएगी नहीं? तो इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ आएगी नहीं? जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो 2 तरह से काम कर सकती है, या प्रोटीन दे के पैथोजन को मार सकती है या पैथोजन को खा सकती है। अगर पैथोजन को खा जाए तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अगर प्रोटीन दे के पैथोजन को मारे तो इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी 2 तरह की हो सकती है, 2 तरह की, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी? द ऑर्गेनिज्म मेक द एंटीबॉडी बाय देमसेल्फ। जैसे आपकी बॉडी में गया पैथोजन, ये कोई गया आपकी बॉडी में पैथोजन गया, तो आपके जो डब्ल्यूबीसी थे बॉडी के, उसने क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया, और इस एंटीबॉडी ने इस पैथोजन को क्या कर दिया? किल कर दिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाए और
उस पैथोजन को मार दे, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। when the ready-made antibodies are directly given to an organism, such a immunity is known as passive immunity। इस केस में क्या होगा, मान ले कि टॉक्सिक है जो आपकी बॉडी में इंटर कर रहा था, इस केस में WBC ने कुछ नहीं बनाया, मतलब नो एंटीबॉडी, आपकी बॉडी के जो WBC से उन्होंने कोई एंटीबॉडी बना के इस टॉक्सिक को खत्म नहीं किया, क्योंकि ये जो टॉक्सिक था ये स्नेक का पॉइजन था। स्नेक के पॉइजन के लिए आपकी बॉडी कुछ बनाती ही नहीं है, तो आपने बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी ली, बाहर से, दैट इज एंटीरिनोम एक ऐसी एंटीबॉडी है जो आपकी बॉडी नहीं बनाती, ये बाहर से ली आपने ली, आपके WBC नहीं बनाते, ये आपने बाहर से ली। तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन में क्या होगा, इन वैक्सीनेशन a preparation of antigenic protein of pathogen are inactive or a weakened pathogen are introduced into your body। वैक्सीनेशन के दौरान क्या होता है, मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में एक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है क्या, एंटीजन, और एंटीजन ऐसा है जो वीक है, जो क्या किया है, वीक है। जैसे इंट्रोड्यूस होता है ये WBC आपके क्या बनाते हैं, दैट इज एक ये बनाएंगे एक्शन सेल, और एक ये क्या करते हैं, बनाते हैं मेमोरी सेल। अब ये जो एक्शन सेल होते हैं ये तुरंत इस वीक पैथोजन को किल कर देंगे, मतलब मार ही देंगे, वैसे है मरा हुआ था, इस मरे को वही मार देंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, खा देंगे। और दूसरा ये बनाते हैं मेमोरी सेल। अब ये मेमोरी सेल इसलिए बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन, मतलब तब हम नहीं को वो पैथोजन डालेंगे, ये पैथोजन अभी वीक जो पैथोजन या एंटीजन आपने डाला, ये मर्जी से डाला, जिसकी वजह से एक्शन सेल ने इस वीक को ही मार के खा दिया। बट मेमोरी सेल इसलिए बने कि इन फ्यूचर अगर सेम पैथोजन अटैक करे उसको वो किल कर सके। बात समझे कि नहीं? और फ्यूचर में जो एंटीजन आएगा ना वो वीक नहीं होगा, वो स्ट्रांग होगा। बात समझे कि नहीं है? तो इससे ये पता चला कि जब वैक्सीनेशन करते हैं हम किसी पैथोजन, किसी बैक्टीरिया को वीक करके अपनी बॉडी में लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्शन सेल बना के उस वीक को भी मार डाले और मेमोरी सेल बनाए इन फ्यूचर के लिए, ताकि इन फ्यूचर वो बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक कर रहा है उसको वो क्या कर सके, मार सके। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू द ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। इम्यूनाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान आप वैक्सीन देते हो बॉडी को। मान के चल ये तेरी बॉडी का WBC है। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि आपने अपनी बॉडी को वैक्सीन दी। वैक्सीन मतलब डेड पैथोजन दिया। अब ये डेड पैथोजन मान के चल मैंने कोविड-19 को डेड करके WBC को दिया। इसने दो तरह के सेल बनाए, एक बनाया एक्शन सेल, दूसरा बनाया मेमोरी सेल। अब एक्शन सेल क्या करेगा? एक्शन सेल करेगा इसको मार देगा, इसको किल करेगा, इसको ईट करेगा, डेड वाले का जो आपने खुद लगाया था। मेमोरी सेल इन फ्यूचर अगर खतरनाक कोविड-19 आएगा, फ्यूचर वाला ये आप खुद नहीं डालोगे अपनी बॉडी में,
ये फ्यूचर में जब आएगा तो इसको ये क्या करेगा, किल करेगा। होप तुझे ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, वैक्सीन कुछ नहीं होता, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, या डेड वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जो डिजीज काज कर सकते हैं। वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, ये डेड पैथोजेंस हैं जो आपकी बॉडी में जाके WBCs को एक्टिवेट करते। अब एड्स एक बीमारी है, ये सब जानते हैं। द एड्स, जो वर्ड एड्स है, फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बात समझ आई कि नहीं आई? क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। एक डिजीज नहीं, बहुत सारी बीमारियां इसमें इकट्ठी लगती हैं। ग्रुप ऑफ डिजीज को हम सिंड्रोम कहते हैं। काज्ड बाय HIV वायरस। HIV वायरस मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV इज अ रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस वो वाला वायरस होता है जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। सुनना आराम से। होता क्या है कि ये HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस है। ये जब आपकी बॉडी में इंटर करता है, क्या करता है? उससे पहले समझना कि जो HIV वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA, और उसके ऊपर एक कवरिंग है जो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक, जैसे ही ये आपकी बॉडी में एंटर करता है, ये आपकी बॉडी के WBC को अफेक्ट करता है। और WBC में भी एक WBC की टाइप है, दैट इज T लिम्फोसाइड को अटैक करता है। जब ये यहां पे अटैक करता है तो ये क्या करता है? अपना जेनेटिक मटेरियल इधर डाल देता है और इस सेल को क्या करता है? ईट करता है। इस सेल को क्या करता है? ईट करता है। इस सेल को या T4 सेल को या इस WBC वाले सेल को खा के रख देता है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल इस WBC या T लिम्फोसाइड में इंटर किया और पूरा कंट्रोल इस सेल का इस जेनेटिक मटेरियल के पास चले गया, मतलब वायरस के RNA के पास चला गया, जिसकी वजह से ये क्या करने लगा? अपने बच्चे पैदा करने लगा। बहुत सारे बच्चे पैदा करता है ये वायरस के बच्चे। ये वायरस के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए और फिर ये क्या करता है? ये हर कोई हमारी बॉडी के WBC को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। और हमारी बॉडी में आस्ता आस्ता WBC क्या हो गए? कम हो जाएंगे। हमारी बॉडी की आर्मी कम हो जाएगी, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर छोटा सा भी कोई और वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी की आर्मी ही नहीं होगी, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगी और वो छोटा सा बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी को खा के रख सकता है। क्योंकि जो HIV वायरस है वो हमारे आर्मी पे अफेक्ट करता है, वो हमारे WBC पे अफेक्ट करता है, उसको खा के बच्चे पैदा करता है और उसके बच्चे दोबारा हमारे WBC को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी का WBC कम हो जाता है, आर्मी कम हो जाती है। तो इवन के कोई छोटा मोटा वायरस भी आएगा ना, राइनो वायरस भी आया तो राइनो वायरस ने आके देखा भाई कहीं कोई है ही नहीं आर्मी वाला, तो वो हमारी पूरी बॉडी को नस्तो नाबूद कर देता है, हमारी बॉडी के पूरे सेल्स को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट। मतलब अगर मेल को मेल को अगर HIV वायरस ने अफेक्ट किया है, वो फीमेल के साथ सेक्स करता है तो मेल से फीमेल में HIV वायरस क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। मतलब अगर मुझे एड्स है तो मैंने अगर अपना खून किसी दूसरे को चढ़ाया विदाउट टेस्टिंग
विदाउट HIV टेस्ट, तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। मतलब अगर खून की ट्रांसफ्यूजन हो तो एड्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। इंजेक्टेड नीडल्स, या मैं अच्छे से बोलूं इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब मुझे एड्स है, मैंने नीडल यूज की और वही नीडल किसी दूसरे में ने यूज की, तो उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मान के चल मैं वजाइद से होगी वाहिदा और मैं होगी प्रेग्नेंट, अगर मुझे एड्स हुआ तो मेरे बच्चे को भी एड्स हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ओके। टेस्ट क्या है, एड्स के लिए एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं ELISA, इलीजा, है ना, इलीसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेट एसे। इसके लिए एक एक मेडिसिन यूज की जाती है एड्स के लिए, इसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल। ये एंटी रेट्रोवायरल क्या करता है कि जो HIV वायरस है उसको मारने की कोशिश करता है, बट अभी तक HIV की कोई केयर नहीं है, मतलब कोई तगड़ा इलाज HIV का नहीं है, मतलब एड्स का कोई तगड़ा इलाज नहीं है। और एक चीज याद रखना कि हमारी बॉडी में जो वायरस होता है वो ज्यादा तबाही मचाता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, मतलब जो हमारी बॉडी के WBC हैं वो बैक्टीरिया को बड़े अच्छे से मार सकते हैं, बट वायरस को उतने अच्छे से टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस में होता है जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट, बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यहां पे इनका प्रोटीन कोट बड़ा तगड़ा होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी वीक होती है। तो अगर हमारे WBC अच्छे से किसी को मार सकते हैं तो वो किसको मार सकते हैं, वो मार सकते हैं बैक्टीरिया को। हमारी बॉडी में वायरल डिजीज का इलाज कम है, समझ आया कि नहीं है? बैक्टीरिया आसानी से मर जाता है हमारी बॉडी में, बट वायरस इतनी आसानी से नहीं मरता। इसके बाद दूसरी बड़ी बीमारी है कैंसर। कैंसर का दूसरा नाम है ट्यूमर, इज द अनकंडीशनल डिवीजन ऑफ द सेल, कि जब सेल अचानक से डिवाइड करने लग जाए ज्यादा नंबर्स में, मतलब सेल अनकंडीशनली क्या करने लग जाए, डिवाइड करने लग जाए, मतलब एक सेल बहुत सारे सेल बना दे, एक सेल बहुत सारे सेल्स बना दे, इसको बोलते हैं कैंसर। मतलब मेरा लंग्स है, एक फिट एरिया में है, अचानक से उसको कुछ हुआ, लंग्स के सेल क्या करने लगे, बढ़ने लगे, अब उस वो लंग्स क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन इसका मतलब क्या होता है, ये सेल है, इसके आसपास के ये दो सेल हैं, इस सेल ने डिवाइड किया, इसने डिवाइड किया, इस सेल ने, देखना इस सेल ने डिवाइड किया, तो ये बन गए दो सेल, और इसके साइड पे ये दो सेल पहले से ही थे। मैंने क्या बोला, ये वाला सेल ये वाला है, ये वाला सेल ये वाला है, ये बीच वाले सेल ने डिवाइड किया तो ये कितने होंगे, दो। अब ये सेल जब दूसरे सेल को टच करेगा ना, तो ये क्या करेगा, इस टचिंग की वजह से ये दो सेल आगे चल के नॉट डिवाइड, तो ये क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते। पहले ये एक सेल, इसके बीच में ये गैप था, इसके बीच में ये गैप था, तो इसने डिवाइड किया तो दो सेल बने, इस सेल ने इसको टच किया, इस सेल ने जैसे इसको टच किया तो ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल वेयर नॉर्मल सेल स्टॉप ग्रोइंग और डिवाइडिंग व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल। मतलब जब कभी भी एक सेल डिवाइड होके वो दो सेल बनाएगा और वो दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा, तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है
कि वो अपनी डिवीजन को रोक देंगे। इनहिबिशन मतलब रोकना, जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया, इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कैंसर वाले सेल में ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होती। वहां पे सेल एक से जैसे ही दो बनता है, दो से तुरंत चार, चार से तुरंत आठ, आठ से तुरंत 16, ऐसे डिवाइड करता ही रहता है। कैंसर, जो हमारे पास कैंसर है वो दो तरह से हो सकता है। एक होता है मलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, एक है नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। देख, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगा, दीज ट्यूमर ग्रो रैपिडली नॉट स्टॉप। मतलब इसमें क्या होगा कि जो हमारे सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेंगे और ये ट्यूमर हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। मैलिग्नेंट पूरी बॉडी में फैल जाता है। नॉन मैलिग्नेंट क्या होता है, ये ट्यूमर डू नॉट डिवाइड और डू नॉट स्प्रेड, ये हमारी पूरी बॉडी में फैलता नहीं है। ये सेफ है, ये अनसेफ है, इससे जल्दी डेथ होती है। बात समझ है कि नहीं है? नॉन मैलिग्नेंट का दूसरा नाम है बेनिग्निन ट्यूमर। ये एक ही एरिया में रहता है, मतलब अगर मेरे स्किन एरिया में हुआ तो वो स्किन वाले एरिया ही में रहेगा, पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। बट मैलिग्नेंट पूरी बॉडी में फैल जाता है। अगर मान के चल के WBC का सेल्स बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़ गए, सेल का बढ़ना ही ट्यूमर है या कैंसर है, और हमारी पूरी बॉडी में ये सेल्स फैल जाते हैं। हर जगह के WBC क्या करते हैं, फिर बढ़ने लगते हैं। इस WBC के कैंसर को बोलते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, आगे चल। कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के बहुत सारे काज हैं। एक है फिजिकल एजेंट, मतलब फिजिकली आपकी बॉडीज पे कुछ रेज पड़ गए, जैसे एक्स रेज पड़े तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, दैट इज स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, केमिकल एजेंट मतलब कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, जैसे तंबाकू खाते हैं जो लोग, ठीक है, उनका माउथ कैंसर हो सकता है। ठीक है, फिर है बायोलॉजिकल एजेंट, मतलब बायो के कुछ एजेंट हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो जिस सेल को अफेक्ट करते हैं ना, उस सेल को पागल कर देते हैं और वो सेल अनकंडीशनली क्या करता है, वो फिर डिवाइड ही करता रहता है। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? ऑन्कोजेनिक वायरस वो वायरस होते हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं और सेल फिर एकदम से लार्ज नंबर में डिवाइड करते हैं। डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, जैसे मेरी बॉडी में अगर मेरे ये वाला हिस्सा क्या कर रहा है, सेल्स बढ़ रहे हैं, तो मैं इस हिस्से को कटवाऊंगा और फिर टेस्ट करवाऊंगा, ये टिश्यू निकलवाऊंगा। इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड या बायोपैसी बोलते हैं इसको, कि टिश्यू को निकाल के आप चेक करवा रहे हो। ठीक है, ब्लड का चेकिंग हो सकती है और डिटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब कोई अंदर वाला ऑर्गन है या लंग्स है जिसका पोर्शन डिवाइड कर रहा है, तो वो इंटरनल ऑर्गन को भी आप डिटेक्ट करवा सकते हो। खून को डिटेक्ट करवा सकते हो, टिश्यू को डिटेक्ट करवा सकते हो, इंटरनल ऑर्गन को भी डिटेक्ट करवा सकते हो, पता लगाने के लिए कि हमें कैंसर है कि नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कैंसर हो गया, ठीक है, तो मैं सर्जरी करवा के वो रिमूव करवा दूंगा। या रेडियोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन की वजह से उस सेल्स को उनकी डिवीजन क्या करूंगा, कम करूंगा। या कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी मतलब कुछ केमिकल्स लूंगा ताकि उस एरिया के सेल डिवाइड करना कम कर दें। और कीमोथेरेपी के दौरान आपके सर के या पूरी बॉडी के बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो हमने सुना होगा कि कैंसर के दौरान आपकी बॉडी के पूरे बाल खत्म हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि कैंसर का जब इलाज चल रहा होता तो हम कीमोथेरेपी पे होते हैं। कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स का यूज करके उन सेल्स को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो और फर्दर डिवाइड ना करें, और उसके दौरान आपके बॉडी के सारे बाल गिर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, ड्रग्स। क्या होते हैं ड्रग्स? ड्रग्स आर द सब्सटेंस
यूज्ड एज द मेडिसिन। ड्रग्स वो चीजें होती हैं जो आप एज अ मेडिसिन यूज करते हो। इवन कि आप किसी मेडिकल शॉप में जाओ तो वहां पे भी आप क्या बोलते हो कि भाई साहब ये ड्रगिस्ट है। ड्रगिस्ट मतलब ये मेडिसिन बेचने वाला है। बट अगर व्हेन द ड्रग इज टेकन रेगुलरली इट बिकम द अब्यूज। मतलब अगर आप ड्रग्स को ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो और रेगुलर ले रहे हो तो ये ड्रग्स क्या बन जाते हैं? ये ड्रग्स क्या बन जाते हैं? आपके लिए अब्यूज बन जाते हैं, खतरनाक बन जाते हैं। इसको बोलते हैं ड्रग्स अब्यूज। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे पहला कौन सा है? ओफाइड और हीरोइन। इसको स्मैक भी बोलते हैं, केमिकली इसको डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। किस प्लांट से ऑब्टेन होता है? पपेरा सोमनीफेरम। ठीक है। और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। मतलब जैसे ही आप लोगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी। ठीक है। और काफी जगह पे जो ओफाइड्स है, OPHIOIDS, ओफाइड्स मॉर्फिन की तरह भी लिए जा सकते हैं। ठीक है। और ये पेन किलर होते हैं। पेन किलर मतलब आपका दर्द दूर कर देते हैं, आपको अच्छी नींद आती है। कैनाबिनॉइड्स, इससे चर्च बनती है, गांजा बनता है। प्लांट किससे ऑब्टेन होता है? कैनाबिस सटाइवा। अच्छा, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को तेज कर देता है, मतलब आप बड़े एक्टिव हो जाते हो। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन कैनाबिनॉइड्स का सेवन करते हैं। ठीक है। तीसरा कोका एल्कॉइड और कोकेन। प्लांट कौन सा है? दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है। इसको कोक भी बोलते, क्रैक भी बोलते हैं। ठीक है। ये स्निफिंग और स्नोटिंग से लेते हैं, मतलब नाक के जरिए से लेते हैं। ठीक है। और ये भी स्टिमुलेंट एक्शन होता है। इसको जब हम लेते हैं तो हमारी CNS की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस चीज का खास ध्यान रखना, कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे CNS की एक्टिविटी बढ़ जाती है। CNS की एक्टिविटी बढ़ने मतलब आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। और कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे CNS की एक्टिविटी कम हो जाती है। अभी तक हमने कौन सी पढ़ी है? मॉर्फिन, या जिसको आप ओपियम भी बोलते हो, या ओफाइड या हीरोइन बोलते हो। इससे आपकी बॉडी की एक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर है तंबाकू। तंबाकू का सेवन इंसान पिछले 400 सालों से कर रहा है। इसमें निकोटीन होती है जो एक एल्कॉइड है। एल्कॉइड एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये आपकी बॉडी को स्टिमुलेंट करता है, एक्टिवेट करता है। आप इसको खा भी सकते हो, आप इसको स्मोक भी कर सकते हो। और याद रखना कि इसके सेवन से आपको कैंसर होता है। ठीक है। प्लांट कौन सा? दैट इज तंबाकू प्लांट बोलते हो, जिससे आप ये तंबाकू ऑब्टेन करते हो। बीड़ी जो होती है वो भी तंबाकू है। सिगरेट जो होता है उसके अंदर जो पत्तियां होती है वो भी तंबाकू है। नेवला जो आप रखते हो, आशकी जो आप खाते हो, उसमें भी क्या होता है? तंबाकू होता है। अल्कोहल, अल्कोहल होता है दारू। अल्कोहल की बहुत सारी टाइप है, उसमें एक टाइप है दैट इज एथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ये नशीली होती है। कई बार मैं केमिस्ट्री में जब पढ़ाता हूं तो सारे बच्चे बोलते हैं अल्कोहल नशीली होती है। अल्कोहल नशीली नहीं होती, एथेनॉल नशीली होता है। ये बनती कैसी है? जब गेहूं, ग्रेप्स को जलाया जाता है या काफी देर के लिए सड़ाया जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है, उस पर यीस्ट आ जाती है, उसकी फर्मेंटेशन होती है और हमारे पास एथेनॉल बन के आ जाता है। एथेनॉल पानी में सॉल्युबल होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से क्या हो जाता है? कम होता है। सारे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH। मैंने क्या बोला? सारे अल्कोहल नशीले नहीं होते, एथेनॉल ही नशीला है। इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। कैसे प्रिपेयर होता है? आप व्हीट और ग्रेप्स को सड़ाते हो काफी दिनों तक, उसमें यीस्ट पैदा होता है, यीस्ट फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है एन एरोबिक
रिस्पायरेशन करता है, जिसकी वजह से ग्रेप्स और वीट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एथेनॉल, और फिर इस एथेनॉल को पिया जाता है। एथेनॉल पानी में सॉल्युबल होती है। आप अक्सर देखते हो लोगों को पैग मारते हुए, पैग मतलब पानी में घोल के ड्रिंक करते हुए, और इसके लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। उसके बाद ध्यान से समझना, एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं एडोलसेंस। ये टॉपिक है पूरा। एडोलसेंस को बोलते हैं टीन एज, एक एज जो के 12 से लेकर 18 तक की है, इसको बोलते हैं एडोलसेंस या टीन एज। 18 से ऊपर इंसान हो जाता है अडल्ट, और 12 से नीचे इंसान था चाइल्ड। चाइल्ड और अडल्ट के बीच में जो एज है इसको बोलते हैं टीन एज या एडोलसेंस। मैनी चेंजेस इन द बॉडी ऑफ बॉय एंड गर्ल टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस एज। गर्ल्स में और बॉयज में बहुत सारी चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग दिस एज। जैसे गर्ल्स में आवाज पतली रहती है, इसकी आवाज थिक हो जाती है, बॉडी थिन रहती है, इसकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है। इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसमें भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसमें मेंसेस होना स्टार्ट होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट होता है। दोनों में कंफ्यूजन सी रहती है, इसमें भी क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है। छोटी छोटी बात पे लड़का और लड़की ड्यूरिंग दिस एज इरिटेट करते हैं। मतलब माँ बाप इस एज में अगर कोई सजेशन दे तो वो कभी नहीं उस सजेशन को मानते। बात समझ नहीं, बड़े चिड़चिड़ा से रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं। इसको बोलते हैं एडोलसेंस। और एडोलसेंस के दौरान, एडोलसेंस या टीन एज के दौरान जो आदत टीन एज में लगी वो पूरी उम्र साथ रहती है। इसलिए बाकायदा 8th क्लास में ही आपको एक चैप्टर आ जाता है जब आप 13-14 साल के होते हो, दैट इज एडोलसेंस। ताकि टीचर आपको एडोलसेंस के बारे में पहले ही बता सके कि मेरा प्यारे बच्ची या बच्चे, अब तू जिस एज में है वो एडोलसेंस है, नाजुक एज है, टीन एज है। तेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चलेगी, टेस्टिस डेवलप करेंगे, ओवरीज डेवलप करेंगे, एग बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक है, पहले ही एक्सप्लेन करे, तुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हर एक इंसान में ये वाली एज आती है, और इस एज में आपने अच्छी अच्छी आदतें सीखनी है। ये नहीं है कि भाई साहब आपको एडिक्शन लग जाए। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस अपॉन द एथेनॉल। इसी एडोलसेंस के एज में जब बच्चा या बच्ची काफ़ी कंफ्यूज होती है तो वो एडिक्शन की तरफ चले जाती है। वो दारू पीना शुरू कर देता है, वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है। वो पहले शौक में पीता है कि यार एक बार एक सूटा मार के देख लेता हूँ। ऐसे ही वो दिन के 2 सूटे मारता है, 3 मारता है, फिर डब्बियों की डब्बियाँ ख़त्म होते हैं। ऐसे ही वो दिन में एक बार गिलास पीता है, फिर 2 बार, 3 बार, 10 बार। तो उसको क्या हो जाती है, इंडक्शन हो जाती है और उसकी डिपेंडेंस हो जाती है एथेनॉल के ऊपर। अगर उसको फिर एथेनॉल ना मिले तो उसको शीवरिंग होती है, वॉमिटिंग होती है, सर दर्द आता है, गुस्सा आता है, अनस्टेबिलिटी होती है। अगर दारू ना दो तो ये सारे सिम्टम नजर आते हैं। इसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर कोई इंसान को एडिक्शन है और अगर उसको वो चीज नहीं मिल रही है तो उसकी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, वो चैन से सो नहीं पाएगा, गुस्सा करेगा, इरिटेट होगा। इसको बोलते हैं विड्रॉल सिस्टम। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एथेनॉल और ये तंबाकू, सिगरेट वगैरह बड़े खतरनाक होते हैं। एडोलसेंस के दौरान हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्या इफेक्ट है, लीवर को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, फैमिली को अफेक्ट करता है। पूरी फैमिली कंफ्यूज हो जाती है कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है जी, ये दारू के बिना रहता ही नहीं है, स्कूल नहीं जाता, वो बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी एक्न आता है, इचिंग होती है पूरी बॉडी में। बात समझे कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि इफेक्ट ऑफ ड्रग्स का क्या इफेक्ट होगा, दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा,
फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा, फैमिली प्रेशर रहेगा, समझ आया कि नहीं है, बॉडी वीक हो जाएगी, अगर ड्रग्स नहीं दी जाएगी शिवरिंग होगी, हमेशा डिप्रेस फील होगा। कितने बड़े इफेक्ट हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ऐसा बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, कि आप प्रिवेंट ही करो इन चीजों को। मतलब आप ऐसा क्यों बन रहे हो कि भाई साहब आप ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि भाई साहब अभी तो तुझे मजा आ रहा है ड्रग्स लेते वक्त, बट इन फ्यूचर तो अपने मतलब तू तो अपनी बॉडी के साथ खेल रहा है, तो एजुकेशन देना है। कोई भी बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करता स्टडी को लेके। बच्चे को ये चीज समझाओ कि तूने पढ़ना इसलिए है ताकि तू काबिल बने। स्टडी का प्रेशर कोई नहीं डालना है। मार्क्स कम ला रहा है तो उसको अच्छे से इंप्रूवमेंट करवाओ, उसका हाथ में हाथ देख के उसके साथ चलो, जहां पे भी उसको दिक्कत आ रही है उसकी पूरी पूरी हेल्प करो। फिर क्या, पेरेंट मस्ट बी फ्रेंडली, पेरेंट मस्ट बी फ्रेंडली होने चाहिए अपने बच्चों के साथ। मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स देखे हैं जो क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से पालें। बात समझ है कि नहीं है। बच्चा पैदा करना बहुत आसान काम है, पर उस बच्चे को परवरिश करना, अच्छी परवरिश देना, अच्छा खाना देना, अच्छा गाइडेंस देना, अच्छी लेवल पे ले जाना, वो बड़ा मुश्किल होता है। बात समझ है या नहीं। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है, प्लीज अपने बच्चों से अच्छे से रहो। बच्चे भी इंसान ही हैं, वो आपकी कदर करना जानेंगे, ठीक है। उनको समझो वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, समझ आया कि नहीं है, और अच्छे से उनको गाइड करो। होप ये वाला लेक्चर भी आपको अच्छे से पसंद आया होगा। मैंने बहुत एफर्ट डाल के ये पढ़ाया है। बीच में मुझे नींद भी आ गई थी, मैं 10 मिनट के लिए नीचे सो भी गया था, तो वो सेक्शन भी बताना कि कब मैं सोया हूँगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जय हिंद।